हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू आर पॉडकास्ट। नाजरीन, हम यूजुअली बात करते रहते हैं हमेशा सोशल टैबूज़ की, रिलेशनशिप्स के हवाले से, शादियों को किस तरह बचाया जा सकता है, शादियाँ टूट रही हैं तो तब कैसे बचाई जा सकती है, शादियाँ टूटने की असली वजह क्या है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। आज की सोसाइटी की बात करते हैं, 2025 के ज़माने की बात करते हैं, तो इस वक्त जो ब्रेकअप्स हैं उनका रेशियो बहुत ज़्यादा हो चुका है। डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर आप रोज़ अदालतों में रिपोर्ट्स चेक करें, स्टैट्स चेक करें, तो खुला के जो एप्लीकेशंस हैं, डिवोर्स की जो एप्लीकेशंस हैं, वो 500,000 से ज़्यादा होती हैं पर डे, रोज़। ऐसा क्यों है, पीछे क्या वजूहात है, हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है साइकोथेरेपिस्ट मिस्टर अली मुर्तज़ा, जो कि सीईओ है थेरेपी एंड बियॉन्ड के। इनसे आज जानेंगे जनाब कि अगर शादी टूट रही है किसी कपल की, तो उसको कैसे बचाया जा सकता है और शादी टूटने की असली वजह क्या होती है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? मैं ठीक हूँ, मिस आप कैसी हैं? गुड सर, थैंक यू। सर, सबसे पहले बात करेंगे, शादियाँ बचाई कैसे जा सकती है ये तो हम जानेंगे, लेकिन टूटने की असली वजह क्या होती है? टूटने की तरफ क्यों जाती हैं? क्या बीच में दरारें आ जाती हैं? क्या बैरियर्स आते हैं? जी मिस बुशरा, आपने जो बात की है इट्स बेसिकली अ मैटर ऑफ राइजिंग कंसर्न कि तकरीबन कुछ ही दिन पहले स्टैट्स पढ़ रहा था कि 40% तक रेशो चली गई है डिवोर्स रेट्स की पाकिस्तान के अंदर। सूबा पंजाब के अंदर 45% हो गई है, जिसका मतलब ये है कि अब ये 50% के करीब करीब जा रही है। और आपको पता है कि जब ये परसेंटेज कोई भी हमारे इदारे देते हैं तो ये जनरली उन लोगों के देते हैं जिनके बारे में पता चल चुका होता है। जिनके बारे में नहीं पता होता तो इसका मतलब ये है कि रेट इससे बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है। बड़े अफसोस की बात है जी, देखा ये जाता है कि एक वो इंसान जो कोई 200-250 लोग लेके काफ़ी सारा खर्चा करके, अमूमन अपनी औकात से ज़्यादा खर्चा करके और दौड़ धमाका लेके एक खातून के घर जाता है, उसको ब्याह के लेके आता है और उससे वादे वहीद करता है और उसको कहता है कि अब ज़िंदगी में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और तुम्हें सब कुछ मैं दूंगा, और आगे पीछे जो भी इनकी बात होती है। और लाइकवाइज जो वो खातून भी उससे वो वादे करती है कि हाँ मैं तुम्हारी ज़िंदगी को जन्नत बना दूंगी, और इस तरह से कुछ ही अरसे बाद जब हम देखते हैं तो कुछ ऐसा नज़र नहीं हमें आता। वो एक दूसरे के साथ रहने की तो दूर की बात है, एक दूसरे की शक्ल देखने के भी रवादार नहीं होते। तो यहाँ हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि जो बेटर हाफ एक दूसरे के हैं ना, वो बेटर हाफ बन चुके हुए हैं। और अब वो करते क्या हैं कि एक तो ये अलमिया हो गया कि किसी वजह की वजह से उनकी शादी में ये प्रॉब्लम्स आ गई, और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अब वो सारे वो विशियस बिहेवियर्स प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं डिलिबरेटली, ऑन अ डिलिबरेट लेवल, जो कि वो पहले नहीं प्रैक्टिस कर रहे होते, जिससे उनकी शादी कहते हैं ना, आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर चली जाती है। किस तरह की वो एक्टिविटीज़ हैं या स्टेप्स हैं या एक्शंस हैं जिनको आप पॉइंट आउट कर रहे हैं? जिनकी मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली वो ये है कि किसी को प्रोवोक करने के लिए, किसी को जलाने के लिए, किसी को तंग करने के लिए डिलिबरेटली कुछ ऐसे एक्शंस लेना जिससे आपको पता है कि बड़ा नेगेटिव रिजल्ट आएगा। मिसाल के तौर पे अगर खावंद है, उसकी बीवी से नाचाकी चल रही है, तो बीवी अगर ऐसा काम करें या खावंद ऐसा काम करे कि वो उसको ये शो कराए कि मैं किसी और से बात कर रहा हूँ, और सारे वो काम करे, घर लेट आए, घर खाना घर में ना खाए, और जान के उसको शक में डाले ताकि इसको तकलीफ हो और ताकि उसको पता चल सके ये मुझसे कितना प्यार करती है। तो ये सारे विशियस बिहेवियर्स हैं। जब आप ऐसे काम करते हैं तो जो रिश्ता आपका ऑलरेडी खराब, बिल्कुल तबाही की नहज पे होता है, वो आप खुद ही धकेल के नीचे फेंक देते हैं और फिर आप कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। क्योंकि जो काम असल में हमें करना चाहिए था वो हम करते नहीं हैं। जैसे हमने कुछ ही दिन पहले आपके साथ एक प्रोग्राम किया जिसमें हमने मेटिंग रेटिंग की बात की, हाउ टू सेलेक्ट अ लाइफ पार्टनर फॉर योरसेल्फ। हुँ। ये पहला स्टेप है कि लोगों को तो यही नहीं पता कि अपना जिंदगी का पार्टनर कैसे चूज करना, और किसी तरीके से अगर उनको पता लग जाए तो उनको ये नहीं पता कि जिंदगी गुजारनी कैसे है। बिकॉज अनफॉर्चुनेटली इसके बारे में जो नॉलेज हमारे पास होती है वो हमारी सिर्फ वही नॉलेज है या जो हमारी मदर ने हमें दी होती है, या हमारी दादी ने, या हमारे वालिद साहब ने, या भाइयों ने, या दीगर या रिश्तेदारों जिस ने, सोसाइटी से हम सुनते सुनाते हैं। या सोसाइटी से जो हम सुनते सुनाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहना ये पड़ता है कि जो नॉलेज माँ बाप आपको देते हैं वो सफिशिएंट नहीं होती आपकी ज़िंदगी गुजारने के लिए। इसीलिए उसको प्राइमरी स्कूल ऑफ सोशलाइजेशन कहते हैं। वो प्राइमरी सोशलाइजेशन है जिसमें आपको नॉर्म सिखाई जाती हैं, वैल्यूज़, ज़बान सिखाई जाती है, रिश्ते नातों की तमीज़ सिखाई जाती है। बस ये इतना ही काम देती है। इससे आगे जाने के लिए इसीलिए तो फिर आप कॉलेजेस में जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं और एजुकेशन हासिल करते हैं। तो जब हम शादी जैसे इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो इसके बारे में जो नॉलेज हमें दी जाती है हमारे पेरेंट्स की तरफ से वो अनफॉर्चुनेटली इनफ नहीं होती। ठीक। वो इनफ इसलिए नहीं होती कि देखा ये जाता है कि जो माँ आपको बेचारी
सिखा रही होती है कि खुशहाल ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, उसकी खुद ज़िंदगी खुशहाल नहीं होती। और वो आपको जब खुद कोई खुशहाल ज़िंदगी नहीं गुजारा तो आपको खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के कैसे तरीके सिखा सकता है। वो कहते हैं ना, एक बड़ी कड़वी सी मिसाल है, वो कहते हैं जिसके पास लड्डू होंगे वो आपको लड्डू देगा, जिसके पास डड्डू होंगे वो आपको डड्डू ही देगा। सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि जी मुझे यहाँ से कुछ अच्छा मिलेगा या इससे ज़्यादा बेहतर मिलेगा जो कि मेरी मदर ऑलरेडी है, चाहे वो लड़के की मदर है, चाहे वो लड़की की मदर है। अब लड़के के फादर उनको उतनी ही नॉलेज देते हैं जिनकी जितनी उनके पास है। तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट तो पाकिस्तान में या पंजाब में या हमारे इन ममालिक में पाया नहीं जाता कि आप स्कूल्स में आपको बताया जाए कि शादी का इंस्टीट्यूशन क्या होता है, हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप क्या होते हैं, गिव एंड टेक क्या होता है, लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी क्या होता है। बिकॉज मेरा ये मानना है कि अगर सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि अगर आप आज भी कोई भी किताब उठा लें या कोई भी इंटरनेट खोल लें, गूगल पे चले जाएं, चैट जीपीटी चले जाएं, उनसे जाके पूछें कि लड़ाइयाँ क्यों होती हैं हस्बैंड एंड वाइफ की, वो आपको 3-4 रीजंस ही देंगे। एक कहेंगे जी कॉन्फ्लिक्ट, दूसरा कहेंगे जी इमोशनल डिटैचमेंट, तीसरा वो आपको कहेंगे कि जी कोई चीज़ एक दूसरे की उनको पसंद नहीं आ जी, रही, मोटी मोटी जी। यही बातें करेंगे। लेकिन इवेंचुअली ये बात नहीं है। वजह असल ये है, असल वजह क्या है ये बताएं? असल वजह साइकोलॉजिकल ये है, इश्यूज हैं या एक साइकोलॉजिकल कम्युनिकेशन का गैप आ जाता है या ग्रूमिंग फैक्टर भी आ जाता है या जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस है जो आप घर से सीखते हुए आते हैं वो आ जाता है या असली वजह क्या है? बिकॉज हमने उस परसेंटेज को भी देखना है जिनकी शादियां बाद है, ईदर बाय हुक और बाय क्रुक और ऑन अ वेरी नॉर्मल स्मूथ हैप्पी बेसिस। तो कुछ परसेंटेज है जिनकी शादी नहीं चल पा रही होती। तो क्या वजूहत है, क्या आपको क्या, एज कम्पेयर टू दोज हैप्पी मैरिड कपल्स एंड एज कम्पेयर टू दोज हु हैव अ टॉक्सिक मैरिटल लाइफ, ये बताइए। देखिए अगर तो मैंने एक गूगल पे एक क्वेश्चन टाइप किया, मैंने कहा परसेंटेज ऑफ हैप्पीली मैरिड कपल्स इन द वर्ल्ड। तो उन्होंने कहा कि जनरली देयर इज नो परसेंटेज, क्योंकि आज का हैप्पी कपल कल का सैड कपल भी हो सकता है। बिकॉज हमारा जो बेसिकली ओपिनियन होता है वो जिंदगी के पिछले गुजरे हुए 5 सालों के ऊपर बेस कर रहा होता है, उससे पहले की जिंदगी पे नहीं कर रहा होता। बिकॉज हम जो लेटेस्ट पास्ट अपना याद रख सकते हैं वो पिछले 5 साल ही। पिछले 5 साल के बाद से पहले की अगर हमें कोई चीज़ याद रखनी पड़ेगी जिसको हम लॉन्ग टर्म मेमोरी कहते हैं, तो हमें थोड़ा सा डिग डाउन करना पड़ेगा, थोड़े से क्यूज उसके लिए चाहिए होंगे। बट हैविंग सेड दैट, जब हम शादी की बात करते हैं तो शादी एक इंस्टीट्यूशन है, इसकी बाकायदा एजुकेशन होनी चाहिए। जब आप बच्चा इस दुनिया में लेके आते हैं वो भी, उसकी भी एक बाकायदा एजुकेशन होनी चाहिए। आप देखेंगे कि दुनिया में जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वही कोचेज रखते हैं, जितने भी बड़े प्लेयर्स होते हैं। और कोई बड़ा प्लेयर एक कोच नहीं रखता, उसका साइकोलॉजिकल कोच अलहदा होगा, उसका फिजिकल कोच अलहदा होगा, उसकी गेम का कोच अलहदा होगा, मेंटल टफनेस कोच का कोच अलहदा होगा, मूड मैनेजमेंट का कोच अलहदा होगा, फाइनेंशियल फिटनेस का कोच अलहदा होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसका मतलब ये है कि आपको हर जगह पे गाइडेंस की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली वो हम नहीं लेते, वो हम अपने माँ बाप से ले लेते हैं। और जितनी थोड़ी बहुत नॉलेज उनके पास होती है, वो कहते हैं ना लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, वो इसीलिए कहते हैं कि लिटिल नॉलेज इसलिए डेंजरस है क्योंकि आपने अभी तक एंड तक नहीं पहुंचे, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेके आप फौरन से चल दिए। तो ज्यादातर जो देखने में आया वो ये देखने में आया है कि जो शादियां, जैसे आपने कहा कि एक परसेंटेज है, ये एक बहुत बड़ी परसेंटेज है जो कि नाखुश है। आप यकीन कीजिए, मेरा क्योंकि ये बेसिकली पेशा है, मेरा ये काम है, मैं एवरी डे मैं यही देखता हूं कि मेरे पास जितने भी लोग आते हैं वो सब अपनी अपनी शादियों से नाखुश हैं। क्यों, वजह बताएं। उसकी डिफरेंट वजूहत है। कुछ कुछ लोगों की वजूहत ये है कि उनकी ज़िंदगी में एडिक्शन आ चुकी हुई है, एक ना एक स्पाउस एडिक्शन में है। देखिए हम फिर भी उनको एक बात कहते हैं, हम कहते हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता आपकी शादी क्यों ख़राब हुई, इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिससे शादियाँ ख़राब होती हैं। फ़र्क इससे पड़ता है कि क्या आप अपने आप को चेंज करने के लिए राज़ी हैं? क्या आप रेडी हैं अपने आप को चेंज करने के लिए? अगर आप अपने हस्बैंड को या अपने स्पाउस को या हस्बैंड अपनी वाइफ को अगर चेंज करना चाहता है तो उसको पहले खुद को चेंज करना है। यही बेसिकली गेम है। इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड, यू चेंज योरसेल्फ फर्स्ट एंड देन यू चेंज द वर्ल्ड। सिस्टम को ज्वाइन करना पड़ता है, सिस्टम से बाहर हम कोई काम नहीं कर सकते। सो अनफॉर्चुनेटली जितनी हमारे पास एजुकेशन होती है रिगार्डिंग द सब्जेक्ट कि शादी है क्या, राइट। उससे हमारा इतना ही काम चलता है। बट एक और बड़ा मसला है जिससे शादियां बहुत ज्यादा टूटती हैं, और वो ये है कि जब इनिशियली कोई एक दूसरे को पसंद करता है तो वो ये भूल जाते हैं कि ये दोनों एट देयर बेस्ट बिहेवियर्स हैं। जब वो एक दूसरे को मिलते हैं, पूरे तैयार होके मिलते हैं, दे मेक श्योर कि कोई ऐसा पॉइंट रह ना जाए, अच्छा परफ्यूम लगा के टू मिलेंगे, इम्प्रेस अपना ईच अदर। टू इम्प्रेस ईच अदर, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस उनके सामने रखेंगे, अपनी पर्सनालिटी का बेस्ट साइड उनके सामने रखेंगे, जिसको हम कहते हैं डिस्प्ले। वो ये डिस्प्ले कर रहे होते हैं और वो जो दूसरा पार्टनर होता है वो भी एक्चुअली डिस्प्ले ही कर रहा होता है। तो कहीं दोनों डिस्प्ले करते करते ये भूल जाते हैं कि हमने जज भी करना है, और वो फेस वैल्यू पे एक दूसरे को ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे हस्बैंड सिलेक्ट करना या वाइफ सिलेक्ट करना बिल्कुल ऐसे ही है कि आप मार्केट जाती हैं और आप अपने लिए एक सूट सिलेक्ट करती हैं। आप पहले उस सूट को देखती हैं कि उस सूट को जहां लगाया गया है उसके ऊपर आगे पीछे की लाइटिंग बहुत अच्छी है और बहुत से कोई खुश शक्ल लोग उसको आपको सेल कर रहे हैं और एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा है, तो वो सूट आपको वहां पे बहुत अच्छा लगता है।
तो फिर आप सोचती हैं कि अच्छा अगर मैं ये ले लेती हूँ तो ये सूट मुझे पहना हुआ कैसे लगेगा, क्या मैं आम ही लगूंगी या मैं कोई सेपरेट इस पे लगूंगी, क्या ये मुझे फिट भी आएगा। तीसरी चीज़ ये है कि आप वो सूट लेके जब घर जाती हैं और उसको घर की लाइट में देखती हैं तो आपको वो इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता जितना अट्रैक्टिव आपको वहाँ पे लग रहा होता है, क्योंकि वहाँ पे पूरी साइकोलॉजी इन प्ले होती है। तो घर आके फिर आप सोचते हैं कि अच्छा अब मैं इसको ले आई, दो ऑप्शन है, क्या मैं इसको वापस कर दूँ या अब मैं ले आई हूँ तो इसको पहन ही लूँ। क्योंकि आप ये देखती हैं कि मैं वापस करने जाऊँगी तो इस पर डबल कॉस्ट होगी, डबल एफर्ट होगी, फिर जाऊँगी फलाना, तो मैं इसको पहन ही लेती हूँ। तो जब आप उसे पहनने का फैसला कर लेते हैं तो फिर आप मेक श्योर करते हैं कि उसकी फिट, उसकी हर चीज़ अकॉर्डिंग टू योर नीड हो, ताकि आप उसको, तो इसको हम कहते हैं कि किसी भी चीज़ के साथ कोप कर लेना। लेकिन कोपिंग इज़ नॉट अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। जब हम किसी के साथ किसी भी चीज़ के साथ कोप करते हैं ना, तो हम एक्चुअली अपने आप को तकलीफ में रख के वक़्त गुज़ार रहे होते हैं, जिसको हम उर्दू में डंक टपाओ पॉलिसी कहते हैं। शादी के अंदर ये चीज़ें चलती नहीं हैं। इमोशनल डिटैचमेंट जब शादी में आती है ना, डिटैचमेंट का भी एक साइकिल होता है। राइट। जब इंसान एक दूसरे से दूर होते हैं तो उस सबसे पहले जो है वो इमोशनल डिटैचमेंट होती है। उसके बाद आपकी कम्युनिकेशन रुक जाती है, तीसरी फिजिकल इंटीमेसी बिल्कुल चली जाती है। जब ये 3 फैक्टर्स किसी भी रिश्ते से चले गए हैं मियाँ-बीवी के, तो समझ लें वो रिश्ता अब डिज़ास्टर की तरफ जा रहा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम और सबसे बड़ा मसला जो ख़वातीन अपने लिए खुद क्रिएट करती हैं, वो अपनी फैमिली से और अपनी फ्रेंड से अपने हस्बैंड्स को डिस्कस करके करती हैं। और उससे भी पहले जो उनका एक मसला है, जो सबसे बड़ा मसला है जिसकी वजह से वो गलत सिलेक्शन कर लेती हैं, वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियलाइजेशन। हर लड़की के और हर लड़के के ज़हन में आइडियलाइजेशन होती है। आइडियलाइजेशन, उसका एक ठीक। आइडियल होता है कि मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ ऐसी होगी, वो ये करेगी, वो थोड़ी सी मेरी बहन की तरह, थोड़ी सी मेरी माँ की तरह, थोड़ी सी मेरी चाची की तरह, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, कंपेयरिंग विद अदर्स। कंपेयरिंग विद अदर्स। अच्छा, फिर उसके बाद जब वो खातून उस लड़के को देखती है और उसको लगता है कि ये कुछ कुछ मेरा आइडियल है, बट उसको ये भूल जाता है कहीं ना कहीं कि ये लड़का फेक भी कर रहा हो सकता है, और मोस्टली लोग फेक करते हैं। आपने सुना ही होगा कि लड़की को देखना है तो उसकी माँ को देख लो, लड़के को तो देखना है उसके बाप को देख लो। ये ऐसा भी सच नहीं है, क्योंकि जब आप बच्चे, जो वो कहते हैं कि जो लड़का अपनी माँ के साथ बहुत अच्छा रिलेशन रखता है वो बीवी के साथ भी रखेगा, ये भी सच नहीं है। क्योंकि माँ के सामने तो कई दफ़ा बच्चे फेक भी कर रहे होते हैं, ज़्यादातर बच्चे फेक ही कर रहे होते हैं। उनसे डरना भी फेक कर रहे होते हैं, उनकी बात मानने को फेक कर रहे होते हैं, और कह रहे होते हैं हाँ मैं आइंदा नहीं करूँगा, ये भी फेक कर रहे होते हैं। तो अगर तो आपने यही फेक एटीट्यूड लेके जाना है और अपने साथ भी चलाना है, तो फिर आप देख सकते हैं, है तो ये जुआ, लेकिन वो कहते हैं ना, रिस्क कैलकुलेटेड भी हो सकता है और अनकैलकुलेटेड ठीक, भी। लेकिन आपने जो फेक की बात की कि मदर के साथ फेक कर रहे थे, उसको हम ये भी तो कह सकते हैं कि मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे। एट टाइम्स आपको अपने पेरेंट्स की बातों पे इख्तलाफ होता है, सो यू ट्राई टू मैनेज इट सो देन इट डजंट एस्केलेट इनटू अनदर क्लैश एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम ईदर पार्टीज। सो यू देखिए कांट से इट फेक, आई वुड से इट मैनेजेबल मे बी। देखिए मैनेजिंग और फेक में बड़ा डिफरेंस है। दैट्स व्हाई? व्हाई आई एम सेइंग। बिकॉज फेक इज गॉट अ वेरी नेगेटिव कॉनोटेशन या अटैच्ड टू दैट्स इट, व्हाई। मैनेजिंग इज गॉट अ वेरी पॉजिटिव या कॉनोटेशन अटैच्ड टू इट। देखिए मैनेज करने का तरीका क्या होता है कि जब आपको क्रूशियल कॉन्वर्सेशन आती है, आप सच्चाई के साथ, ऑनेस्टी के साथ उस चीज को बात करते हैं, ट्राई टू मैनेज इट ना। विद रिस्पेक्ट। यस। साइलेंस एंड वायलेंस एंड अवॉइडेंस, जब हम या ये काम करते हैं तो ये फेकिंग में आ जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एक माँ ने एक बच्चे को सिगरेट पीते हुए पकड़ लिया और उसको उसकी पिटाई भी की, उसको डांटा भी। अब उस बच्चे ने प्रॉमिस की कि मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, और वो बच्चा फिर से सिगरेट पीता है, और माँ पूछती है तुम पीते हो, तो वो कहता है नहीं। और वो माँ के सामने पूरा लाइफस्टाइल फेक करता है कि मैं तो सिगरेट नहीं पीता, ना मेरे पास लाइटर है, ना मेरे पास माचिस है, बट वो जब बाहर जाता है तो वो जाके अपना पूरा सिगरेट पी के वापस आ जाता है। अब ये 90% बच्चे इसके अंदर हैं। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में अपनी मदर को बड़ी जगहों पे फेक किया होगा, लाइकवाइज़, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं वो कॉन्क्रीट थिंकिंग में नहीं, वो कॉन्क्रीट थिंकिंग में होते हैं, तो उनको राइट और रॉन्ग का नहीं पता होता। वो यही समझ रहे होते हैं कि शायद ये मैनेजेबिलिटी, बट एक्चुअली ये फेकिंग है। और हम कहते हैं कि फेकिंग अगर पॉजिटिव तरीके से की जाए वो ज़्यादा बेहतर है। हम कहते हैं फेक इट टिल यू मेक इट। इवन जब हमारे पास ड्रग एडिक्शन में लोग आते हैं तो वो कहते हैं सर मज़ा नहीं आ रहा ज़िंदगी में, हम आपने हमें अंदर बंद कर दिया है, हमारा नशा छुड़वा दिया, आप हमें दवाइयाँ दे रहे हैं, हमें बाहर दोस्तों से नहीं मिलने दे रहे, रिश्तेदार भी हमें 2 मिनट से ज़्यादा नहीं मिलते, हम रोज़ केएफसी नहीं खा सकते, मैं अपनी गाड़ी में घूम नहीं सकता, मेरे दोस्त नहीं मुझे मिल सकते, ये कोई ज़िंदगी है? तो मैं उनको कहता हूँ, इसको पसंद करना सीखो। कहते हैं नहीं पसंद होती, मैं कहता हूँ फेक इट। मैं कहा फेक करें, आप मेरे सामने फेक करें कि आपको ज़िंदगी पसंद है, एंड स्टार्ट लविंग इट। मैं कहा टाइम विल कम व्हेन यू विल एक्चुअली स्टार्ट लविंग इट। आप ज़िंदगी में अगर कोई एक झूठ बोलते हैं ना, तो कुछ अरसे बाद आपको लगने लग जाएगा ये सच है। इट्स ऑल अबाउट एफर्मेशन एंड रेपिटेशन। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि शादी के अंदर जो मसले मसाइल आते हैं, उसके अंदर से तो हमारे जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके अंदर बहुत बड़े मसले हैं ना। आइडियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट सबसे बड़ी, और दूसरी ओवर एक्सपेक्टेशन, और तीसरा औरतों का ये समझना जी जी। कि आई एम द प्राइस, कि इसकी खुशकिस्मती है कि मैं इसको मिल गई हूँ। अच्छा, जब आप इस माइंडसेट के साथ उनके साथ जाते हैं, वेस्ट में ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और ये हमारी कंट्रीज में भी आ गया, आई एम द प्राइस। मैंने कई वाइफ्स को सुना है जो अपने हस्बैंड के सामने कह रही हैं आई एम द प्राइस, बट रियलिटी में अगर आप जाएं, हिस्ट्री में थोड़ा सा पढ़ें, एनिमल किंगडम को फॉलो करें, तो मेल्स आर ऑलवेज द प्राइस।
अगर कोई ऐसा मेल है जो कि वांटेड बाय मोस्ट है और वो आपकी ज़िंदगी में आ जाता है और वो अच्छा है, वो आपको उसी तरीके से रखता है जिस तरह आप सोचते हैं और वो आपके साथ इनफिडेलिटी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, चीट नहीं करता, सो बेसिकली ही इज़ द प्राइज़ एंड लाइकवाइज़ देन द वुमन इज़ द प्राइज़। जब औरत ये समझेगी ना कि मैं प्राइज़ हूँ और तुम तो एक जस्ट अनदर मैन ऑन द स्ट्रीट, तो तुम्हारी खुशकिस्मती है कि मैं तुम्हें मिल गई हूँ, तो फिर वो कहता है कि ओके। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, औरतें औरतों का ईक्यू बहुत हाई होता है, आदमियों का आईक्यू बहुत हाई होता है। आदमी चलता है लॉजिक पे, औरत चलती है इमोशन पे। वो उसको इमोशनली टैकल कर रही होती है और वो उसको लॉजिकली अंडरस्टैंड कर रहा होता है। इसलिए तो किताब लिखी गई थी, मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस। उनका मतलब ये है कि ये दो डिफरेंट सैयारे हैं, ये दो डिफरेंट स्पीशीज हैं, ये एक चीज नहीं है। राइट। दे टू डिफरेंट स्पीशीज, दे टू डिफरेंट केमिकल बीइंग्स, तो दे हैव टू बी ट्रीटेड डिफरेंट। तो यहाँ पे अगर आप अपनी जिंदगी को अच्छे से चलाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी शादी, अगर आपको लग रहा है कि ये खराब हो रही अगर है, टूट रही है अगर टूट रही है, तो तो उसको उसके तरीके भी बताएं साथ, क्या हो सकते उसको हैं? जोड़ने का सबसे पहला तरीका ये है कि आप क्रूशियल कॉन्वर्सेशन सीखें, आप एंड व्हाट्स दैट? कम्युनिकेशन सीखें। क्रूशियल कॉन्वर्सेशन, जिसको हम मुश्किल गुफ्तगू कहते हैं, क्रूशियल कॉन्वर्सेशन होती है कोई भी ऐसी कॉन्वर्सेशन जिसमें स्टेक्स आर हाई, इमोशंस रन स्ट्रांग एंड ओपिनियंस वेरी। तीन चीजें हैं। अगर आपके स्टेक्स हाई हैं, यानी जो उस पर लगा हुआ है, दाव पे जो लगा हुआ है वो बहुत ज्यादा है, ओपिनियंस आपके वेरी कर रहे हैं, आपका कुछ और ओपिनियन है, मेरा कुछ और ओपिनियन है, और इमोशंस दोनों के बहुत स्ट्रांग है, आपको भी गुस्सा चढ़ा हुआ है हद से ज्यादा और मुझे भी चढ़ा हुआ है, तो हमें ये क्रूशियल कॉन्वर्सेशन को आइडेंटिफाई करना और फिर इसको सीखना कि अब मैंने इसको रिस्पॉन्ड कब करना है। ज्यादातर खवातीन के पास जो टूल होता है ना, वो होती है जुबान, और मर्द की जुबान तेज नहीं होती, मर्द के हाथ तेज होते हैं अनफॉर्चुनेटली। हाथ इन अ सेंस? हाथ इन द सेंस के वायलेंस? वायलेंस, आप अगर देखें तो मर्द बना ही, इट्स ऑल अबाउट वायलेंस फ्रॉम द मर्द मेंस साइड। मर्द बना ही, अब सुनिए, मर्द बना ही पोलिगमी और वायलेंस के लिए। तो फिर एक जुबान सवाल बेहतर है, हुई या हाथ? मैं बताता हूँ आपको, एक सवाल है, दोनों इक्वली बैड है। देखें, दोनों इक्वली, आप मुझे फिजिकल पंच मार देंगी ना, इक्वली तो नहीं। मैं आपको बताता हूँ, आप मुझे फिजिकली पंच मार देंगी ना, मैं उसको बर्दाश्त कर लूंगा। आप मुझे इमोशनल पंच मारेंगी ना, मैं 5 साल उसको नहीं भूल सकता। दिस इज हाउ मेन आर मेड। So what would you advise all those with sharp-tongued women? मैं वही They go बताने to the लगा हूं, physical side? मैं वही बताने लगा हूं कि आप मुझे एक बात बताइए, आपको लेट सपोज आप कहीं जाती हैं, आपको बाहर कोई बंदा तंग करता है, तो आप घर में आके किसको बताएंगे? क्या अपनी बहन को बताएंगी, या अपनी कजन को बताएंगी, या अपने भाई को, या हस्बैंड को, या वालिद साहब को बताएंगी? Depends. We are all on same page. We are equal. अगर आपको आपको ये लगता है कि ये तंग तो बहुत ज्यादा हो गया है, अब ये रोज मुझे तंग कर रहा है, चीज हद से ज्यादा बढ़ गई है, इसको जरा झंझोड़ना पड़ेगा, तो फिर आप I किसी can मर्द handle को myself. फिर आप किसी मर्द को ही I बताएंगे। can better handle myself, I चले, would say. ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जब सिचुएशन आप पे पड़ती है ना, तो वहां पे इंसान Yeah, को पता generally लगता अगर है। आप देखें, so people just go to the male, जाते मेल के they do, चौकीदार भी, आप मुझे बता दें but it's कितने better you better चौकीदार, handle it yourself. आप मुझे बताएं इस दुनिया में कितने चौकीदार फीमेल्स हैं, आप मुझे बताएं कितनी गार्ड्स फीमेल्स हैं। फौज के अंदर भर्ती अब फीमेल की होनी शुरू हो गई, लेकिन वो भी बहुत सेकेंडरी लेवल पे जाके। तो जब कोई मुश्किल काम आता है, कोई गंदा काम आता है ना, तो आपको मर्द ही याद आते हैं। आपने ये खुद अपने जहन में बैठाया हुआ है कि ये गंदा काम है, अब ये नोशन है, माइंडसेट है, we नहीं, can't help it. ये मैंने नहीं जेहन में I don't बिठाया, know, दिस इज ए जिसको आप जनरल कह रहे हैं। माइंडसेट। देखें, अब मिसाल के तौर पे कितनी खवातीन को, हो सकता है आपको आता हो, बट कितनी खवातीन को टायर चेंज करना आता है गाड़ी का? आई थिंक जो चलाती है उनको आता ही होगा। नहीं, ये आपको लगता है, ये आपकी सोच है। यकीन माने 99% ऑफ खवातीन जो गाड़ी चलाती हैं ना, They don't know. टायर चेंज करना तो दूर की बात है, उनको ये भी नहीं पता कि चेंज करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स दरकार हैं। देखिए, हमारी ये सोच होती है, हमें लगता है, बिकॉज हो सकता But है maybe you are आप, underestimating all those women who actually drive daily. I never Maybe. underestimate women. I'm actually the one who's always talking about I the don't know, woman empowerment. I'm मैं just आपको ये बता रहा हूँ कि जो चीजें हमें मानने वाली है ना, वो हम नहीं मानते हैं। टाइम्स हमें लगता है कि मैं मैनेज कर लेती हूँ, बट आई मैनेज इट इन सच अ वे, ये हो जाएगा, एंड ऑल द अदर वुमेन कैन डू इट। जैसे एक इंसान जो जिम के अंदर 200 किलो उठा रहा है, उसको लगता है ये भी उठा लेगा, ये भी उठा लेगा, लेकिन जब बारी आती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। ये फिजिकल एस्पेक्ट है। बट जब हम रिश्ते ठीक करने की बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं कि लिटिल बिट ऑफ बोथ साइड से हमें कुछ गिविंग करना है। टेबल टॉक होने चाहिए, आपको लगता है? मियां निगोसिएशंस बीवी के दरमियान, कपल, Negotiations- बिटवीन दोस टू। निगोसिएशंस होनी चाहिए। बीवी अपनी फ्रेंड से और मियाँ अपनी फैमिली से बात नहीं करे वाइफ। वो कहते हैं कि वाइफ एंड हस्बैंड शुड बी लाइक a 4-handed सर्कल। टू पीस इन अ पॉड। एग्जैक्टली, 4-handed सर्कल है। इसमें आपके बच्चे भी नहीं आ सकते। ठीक। बच्चे भी आके आपको गाइड ना करें, आप बच्चों से भी ना करें। कई दफा ये देखने में आया कि फादर कह रहा होता है, लुक व्हाट योर मदर इज डूइंग, मदर कहती है लुक व्हाट योर फादर इज डूइंग। That's a gaslighting ये stuff. एग्जैक्टली ये अगेन आपके रिलेशनशिप को खराब करने की बात है। True. सो रेसिपी वही बात है कि अगर आप एक हांडी बना रही हैं, उसमें दुनिया जहान के मसाले डाल दें कि वो हांडी अच्छी नहीं बनी।
So you need to be very, You need to be very careful with the doses. You need to be very careful with the people and the words that you say. yeah, choice of words matter too. अगर आदमी अपना EQ हाई कर लें, औरतें थोड़ा सा IQ हाई कर लें. IQ का मतलब क्या है कि आदमी के पास जो मेजरिंग स्केल है ना वो पैसा है. तो अगर वो पैसा किसी औरत पे खर्चता है तो वो औरत को समझ जाना चाहिए ही केयर्स अबाउट मी. और अगर उसके पास है, अगर वो पैसा नहीं खर्चता तो औरत को ये समझ जाना चाहिए कि ही डज नॉट केयर अबाउट मी. तो उसको ये नहीं जाके कहना कि स्टार्ट केयरिंग अबाउट मी. उसने अपने आप को चेंज करके ऐसा बनना है कि ही शुड स्टार्ट केयरिंग अबाउट हर. और वो किस तरह से करेगा? वो तब से ही करेगा जब वो खुद गारंटीड होगा कि नाउ थिंग्स आर फॉलिंग इनटू पर्सपेक्टिव. बिल्कुल ठीक बात की। अब मुझे ये बताएं कि अगर किसी हस्बैंड को ये लगता है कि उसकी वाइफ जो है वो उस तरह से उसको टाइम नहीं दे रही, जिस तरह भी आपने कहा कि अगर हस्बैंड केयर नहीं करता, वो पैसा खर्ची करते, तो वाइफ के एंड से भी कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें हस्बैंड को लगे, डाउट आए कि वाई माई वाइफ इज नॉट गिविंग मी अटेंशन. सो व्हाट चेंज अ हस्बैंड इज सपोज टू ब्रिंग, बिकॉज इट शुड बी फ्रॉम ईदर साइड्स ना. देखिए, दोनों साइड्स की हम बात करते हैं. हस्बैंड को हम कहते हैं ना कि डू नॉट फॉलिंग इन लव इज गॉट अ वेरी नेगेटिव कॉन्टेशन अटैच्ड. तो हम कहते हैं किसी से डोंट बेग फॉर लव, बिकम अट्रैक्टिव. You become attractive. chase. हाँ, Yeah. exactly. Chasing से आपको कभी जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा. You become attractive so Yeah. that people are attracted. Yes, you shouldn't. अगर आप वैसे बन जाएं, अगर आप वैसे बन जाएं जैसी आपकी, which any wife would want, तो I don't think so आपकी wife आपसे detach होगी. Because याद रखिए पहले emotional detachment So है. how does it happen if someone's wife is getting detached? And what is that person supposed to do to bring her back to, you know? नहीं, वही आप वाली बात है ना कि अगर तो वाइफ डिटैच हो रही है तो वी हैव टू सी द रीजन व्हाई शी इज बीइंग डिटैच. क्या उसके अपने रीजंस हैं या इनके रीजंस हैं? अगर तो इनके रीजंस हैं, लेट्स सपोज, तो देयर आर सर्टेन विशियस बिहेवियर्स जो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं. So मिसाल के तौर पे जैसे सबसे पहली बात मैंने आपको बताई, कम्युनिकेशन. लैक ऑफ कम्युनिकेशन इज द एंड ऑफ रिलेशनशिप. आपने ये देखा होगा आजकल एक स्टाइल चल गया है, लोग अपने सेल फोन पे लगे होते हैं, साथ बीवी बैठी है या बीवी लगी हुई है और हस्बैंड बैठा हुआ है, या हस्बैंड वीडियो कोई फुटबॉल देख रहा है, कोई गेम देख रहा है और बीवी उसके पीछे अटेंशन के लिए सीख कर रही है. दिस नीड्स टू स्टॉप. टाइमिंग होनी चाहिए. दूसरा, उसके बाद जिसको आप टाइम की बात करते हैं वहां पे अंडरस्टैंडिंग फैक्टर होना चाहिए कि क्या मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ की नेचर ऑफ जॉब क्या है. अगर इसकी नेचर ऑफ जॉब की अंडरस्टैंडिंग वो ले लेंगे तो टाइम फैक्टर नहीं मैटर करेगा. दूसरी चीज ये है कि जहां पे आप हो, मैं कहता हूँ ऑलवेज बी ट्रूथफुल, बी ऑनेस्ट. बी ऑनेस्ट इन एवरीथिंग. अगर आप रिलेशनशिप में ऑनेस्टी ले आते हैं, ऑनेस्टी का मतलब है ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है कि आपके पूछने से पहले आपका स्पाउस आपको बता दे वो कहाँ है. तो वहां पे आपको पूछने, क्वेश्चनिंग में आप नहीं जाएंगे. बिकॉज आस्क वर्सेस टेल फिलॉसफी याद रखें. रिलेशनशिप तब खराब होते हैं व्हेन यू स्टार्ट टेलिंग योर स्पाउस. ईदर वे, चाहे हस्बैंड अपनी वाइफ को बताए या वाइफ अपने हस्बैंड को बताए. हम कहते हैं आस्क ईच अदर. आस्क का मतलब क्या है कि अगर आपने किसी का ये भी पूछना है कि आप मुझे पानी का गिलास पकड़ा देंगे तो आप कहें कुड यू प्लीज पास मी द ग्लास ऑफ वाटर. सो आस्क इन फ्रंट ऑफ. दूसरा है कि जी एनिमल हायरार्की को थोड़ा सा फॉलो करें. क्योंकि अगर आप वाइल्ड लाइफ हायरार्की को या एनिमल किंगडम को देखते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि जो मेल्स हैं वो लीड करते हैं एंड फीमेल्स फॉलो. राइट. और ये जो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है ना, एक क्लैश है ना, कि हम तो इक्वल हैं. आई कैन डू दिस. There are many things women cannot do which a man can do, and there are many things a man cannot do which a woman can do. So likewise, हमें ये समझना चाहिए कि ये दोनों different species हैं, इन दोनों के अपनी अपनी specialities हैं. We cannot beat each other. So let's join hands and walk together. True. Absolutely. I would agree to whatever. I would second your opinion in this regard. Thank you for being part of the show. ये unending conversation है जो कि चलती रहेगी. Next part भी इसका आएगा, next session भी इसका आएगा, लेकिन इसके लिए stay tuned. Bye bye.